कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। लिहाजा पुराने नेता अब चाहते हैं कि पार्टी फिर से अपने बूते मजबूत हो और पार्टी की पुरानी साख वापस आए, जिसके लिए कुछ नेताओं ने एक खास प्लान भी तैयार किया। 2024 में भी विजय पताका लहराने के लिए भाजपा महाविजय प्लान के साथ मैदान में उतर चुकी है। महासंपर्क अभियान के साथ साथ लाभार्थी सम्मेलन चला रही है। उसी तरह की रणनीति की मांग कांग्रेस के पुराने नेताओं ने उठाई है, जिसे मंजूर करते सोमवार को दोपहर 2 बजे लखनऊ मुख्यालय पर एक बैठक बुलाई गई है। सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सब बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन 30 साल, 40 साल, 50 साल है, लंबा अनुभव है और सब कांग्रेस की तरक्की और भलाई चाहते हैं। ये सब अभी उपेक्षित पड़े हैं, इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। दरअसल साल दर साल यूपी में कांग्रेस की साख गिरती चली गई। पिछले 5 सालों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट नसीब हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। 2023 के निकाय चुनाव में मेयर सीट पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। सोमवार को होने वाली बैठक में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा भरी जाए, ताकि 2024 में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके। अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा बुलंद करने के साथ ही एनडीए के मुकाबले के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया। सियासी समीकरणों को साधने के साथ साथ सपा ने एनडीए से मुकाबले के लिए पीडीए का नया फॉर्मूला इजाद किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि 2024 के चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़ भाजपा पर भारी पड़ेगा। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हुआ। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले की भाजपा ने ये कहते हुए बखिया उधेड़ दी कि सपा खास वर्ग और खास पार्टियों की बात करती आई है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले में भाजपा आगे बढ़ रही है। तो केवल समाजवादी पार्टी के इनके विचार से कुछ जुड़े लोग इनके साथ हैं, बाकी जनता इनका बहिष्कार कर चुकी है और अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने की तरफ आगे बढ़ रही है। जाहिर है 2024 की लड़ाई में भाजपा और सपा दोनों पार्टियां यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दम भर रही हैं। मुकाबला अब एनडीए बनाम पीडीए तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि अभी ये और आगे जाएगा। 2024 के चुनाव में अब 10 दिन से भी कम का कुछ ही समय बचा है, लिहाजा भाजपा और सपा के बीच दिनों दिन जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के खिलाफ 80 हराओ भाजपा हटाओ का नया नारा बुलंद किया है। मतलब साफ है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा के हाथों मात खाए अखिलेश इस बार 80 सीट जीतने और भाजपा को हराने के संकल्प के साथ मैदान में दम भर रहे हैं, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की हार का पूरा बही खाता ही खोल दिया। यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद सपा समाजवादी पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की हार की फाइल खोली तो अखिलेश ने केशव की खास ट्रेनिंग का हवाला दिया। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं, जिन्हें बीजेपी ने ट्रेन किया हुआ है कि तुम्हारा काम है केवल बोलना, काम करना नहीं। इधर अखिलेश के दावों पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे, मुझे हार्ड बोलना पड़ रहा है। ऐसा ही उनका एक बयान विधानसभा चुनाव से पूरी 403 सीटों जीतना था। तो ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। जाहिर है 2024 आते आते नेताओं के बयान अभी और तीखे होते चले जाएंगे। 2024 के चुनाव के मद्देनजर भाजपा सभी वर्गों और समुदायों के साथ साथ मुस्लिम समुदायों को भी साधने में लगी हुई है। इसके लिए भाजपा लाभार्थी सम्मेलन जैसा खास कार्यक्रम चला रही है। आज पीएम मोदी के मन के कार्यक्रम में रामपुर और ललितपुर को जोड़ना भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। रामपुर में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। कार्यक्रम को लेकर खास तौर पर महिलाओं में ज्यादा उत्साह दिखा। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार में राशन और आवासीय सुविधा के साथ साथ महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिली है। एक यशस्वी प्रधानमंत्री का ही कमाल है, जिससे लोग इतने मोटिवेट होते हैं और लोगों को अपना पर्सनल तौर पर काम करने की प्रेरणा मिलती है और देश के हित में काम करते रहते हैं। बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा है, वैसे भी सब बहुत अच्छा करते हैं। भाजपा का दावा है कि लाभकारी योजनाओं और सबका साथ सबका विश्वास की नीति की वजह से मुस्लिम समुदाय भाजपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है।
आपने देखा हजारों की तादाद में माएँ बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, और आज मुसलमानों का है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, तो यही बहनों का संदेश। मुस्लिम समाज हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और अब और तेजी से मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही हैं। इसका परिणाम आपके सामने है। दरअसल यूपी की 80 लोकसभा सीटों में करीब 24 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में बीजेपी का मिशन 80 तभी पूरा होगा जब मुस्लिम समाज भी भाजपा के साथ खड़ा होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने मऊ में बड़ी रैली की। केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरकार के कार्यकाल में लाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। विपक्ष के खिलाफ भी खूब गरजे, लेकिन एक बच्चे की गुहार के आगे डिप्टी सीएम निशब्द। मऊ में शानदार रैली के बाद अपने अगले गंतव्य की तरफ जाते हुए केशव प्रसाद मौर्य को एक ऐसा फरियादी मिल गया जिसने डिप्टी सीएम को स्तब्ध कर दिया। गाड़ी के सामने खड़े केशव प्रसाद और इस 8 साल के बच्चे के बीच क्या बात हुई, सुनिए। अरे तो कौन दारू पीता है? मेरे पापा दारू पीते हैं। कहाँ पापा है? पापा कहाँ है? बात सुनना यार, कौन है? जी जी ठीक। दरअसल मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव का रहने वाला नीरज कुमार अपने परिवार के साथ रहता है। फादर्स डे पर नीरज अपने पिता से बहुत परेशान है। नीरज के पिता शराब पीते हैं। नीरज ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने नाबालिग बहन की शादी करा दी, शराब पीने के लिए खेत और घर भी बेच दिया। मां मनरेगा में मजदूरी करती है। वो खुद बिस्किट बेचकर अपना गुजारा चला रहा है। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसने कई जगहों पर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार उसने केशव प्रसाद मौर्य से अपनी बात कही और न्याय दिलाने की बात कही। मेरे पापा दारू पीते हैं, खेत बेचती हैं, झगड़ा। हम लोग यहाँ मऊ में रहते हैं भाड़ा पर। हम अपने घर बिस्कुट बेचकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। तो एप्लीकेशन दे दिया है आपने उप मुख्यमंत्री को? दे पर कोई दिए नहीं। कोई दिए नहीं है? कहाँ कहे हैं, क्या बोले हैं? 8 साल का मासूम बच्चा अपनी पूरी बात ढंग से डिप्टी सीएम को बता भी नहीं पाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बच्चे की गुहार एक एप्लीकेशन के माध्यम से डिप्टी सीएम को दे दी, जिस पर डिप्टी सीएम ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। 16 जून को रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है और अब इस फिल्म को बैन करने की मांग तेज हो गई। एक तरफ जहां प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो वहीं यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में फिल्म का विरोध तेज हो गया है। वहीं कानपुर में सपा नेताओं ने भी फिल्म के कुछ पात्रों के अपमान का हवाला देते हुए बैन करने की मांग की है। जो खराब शब्द थे उसको हटा देती तो आज हम लोगों को आगे आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी समय है भारतीय जनता पार्टी को इस फिल्म में बैन लगाना चाहिए, जनता की भावनाओं को देखते हुए। कन्नौज में भी फिल्म के डायलॉग का हवाला देते हुए सपा ने प्रदर्शन किया, तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया और हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश बताते हुए फिल्म बैन करने की मांग की। उन धार्मिक भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने प्रस्तुत करना और आने वाली जो पीढ़ी है उसको गुमराह करने का इस फिल्म में काम किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड में कौन ऐसे सनातन विरोधी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पास किया? भारत सरकार को तत्काल इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। सपा के अलावा राष्ट्रीय लोक दल ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर फिल्म को यूपी में बैन करने की मांग की है। इस फिल्म पर सियासी जंग छिड़ गई है। विरोधी दलों ने भाजपा पर तीखे हमले बोले हैं। दरअसल इस फिल्म को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं। इसे रामायण की मूल भावना के साथ मजाक बताया जा रहा है। रामायण के पात्रों का अपमान बताया गया है, तो वहीं फिल्म के विवादित डायलॉग पर आपत्ति जाहिर की गई है। लंका दहन के वक्त हनुमान जी के डायलॉग पर सवाल खड़े हुए हैं। बढ़ते विवाद के बीच मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग बदलने की बात कही है। एक तरफ तो बिपरजॉय तो चक्रवात की वजह से बारिश ने बुरा हाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में गर्मी जानलेवा साबित हो गई है, क्योंकि यूपी के बलिया से जो खबर सामने आई वो डराने वाली। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इन दिनों चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। खासकर बलिया में तापमान लोगों की हालत खराब कर रहा है। बलिया में 15 जून को 23, 16 जून को 20 और 17 जून को 11 लोगों की मौत हुई। यानी बीते 3 दिनों में बलिया में 54 लोगों की मौत हो चुकी है और इन मौतों की वजह परोक्ष तौर पर प्रचंड गर्मी बताई जा रही है। बलिया में सबसे ज्यादा तापमान 16 जून को 42.2 डिग्री दर्ज किया गया। इन मौतों पर भी सियासत की शुरुआत हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में हुई मौतों को सरकार की लापरवाही से जोड़ दिया। ये सरकार की लापरवाही है। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। न समय पर पर्याप्त दवाइयाँ मिली और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। हालांकि हालात बिगड़ते देख प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने 2 सदस्यीय डॉक्टर्स की एक टीम को बलिया भेजने का आदेश दे दिया था, ताकि जिले में इस जानलेवा लहर के बारे में पता लगाया जाए। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ।
बलिया के जिला अस्पताल में 400 मरीज भर्ती हैं। इनमें ज्यादातर उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीज हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए रविवार को एडी स्वास्थ्य आजमगढ़ डॉक्टर ओपी तिवारी ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर ट्वीट ने एक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल यूनिवर्सिटी से लेकर पुलिस प्रशासन तक के कान खड़े हुए। AMU पेज नाम के ट्विटर हैंडल से AMU प्रशासन, DM, अलीगढ़ पुलिस, DIG रेंज सहित तमाम लोगों को ट्वीट किया गया। ट्वीट करने वाला व्यक्ति समीर रजा अली नाम का युवक है, जो AMU पेज नामक ट्विटर हैंडल को चलाता है। युवक ने ट्वीट में आरोप लगाया कि शहर के कई फ्लैट्स में मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करके ले जाया जाता है। लड़कियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित और दुष्कर्म किया जाता है। इस रैकेट में डॉक्टर, एम्बुलेंस कर्मी, बिल्डर और पुलिस शामिल है। फिलहाल इस सनसनीखेज ट्वीट को AMU प्रशासन ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। इसमें कहीं कहीं न किसी हॉस्टल का जिक्र है, न किसी बच्चे का जिक्र है कि AMU का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है, जिस घटना का उसने अपने लेटर के अंदर जिक्र किया है। फिलहाल ट्वीट करने वाला युवक सामने नहीं आया, लेकिन सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झूठी व भ्रामक सूचना देने के क्रम में पत्र देने वाले समीर रजा अली के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ट्वीट की लिखी गई बातें सच्चाई से परे हैं, तो सवाल उठता है कि इतना सनसनीखेज आरोप लगाने के पीछे युवक की मंशा क्या है? इस तरह के ट्वीट करने वाले युवक की गिरफ्तारी कब होगी? अमरोहा का बीलना गांव मुस्लिम बहुल गांव है, जिसमें मात्र एक ही हिंदू परिवार रहता है और आरोप यह है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और इसी वजह से एकमात्र हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है। पुलिस में भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। अमरोहा भी कई दफे चले गई मैं, SPG के यहाँ, और थाने भी डांट डपट के उल्टी सीधी बोल के मुझसे भेज देते हैं ये लोग। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि मैं प्लेन कर रही हूँ कि मेरी सुनवाई करी जाए। अपना घर छोड़ने का दर्द कैसा होता है, इसे इस परिवार से समझने की कोशिश कीजिए। चेहरे पर नफरत, गुस्सा और असहाय होने के भाव एक साथ दिखेंगे, जिसे हम दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जिन जिम्मेदार लोगों को इनके दुख को समझना चाहिए, सुलझाना चाहिए, ना उन अधिकारियों पर कोई फर्क पड़ता है और ना उन दबंगों पर कोई असर होता है, जो इनको अपना ही घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। असल मामले को समझने के लिए इनके घर के बाहर की दीवारों पर लिखे इन शब्दों को देखना होगा, जिस पर साफ साफ पलायन कर जाने की बात लिखी गई है। इतना ही नहीं, परिवार ने कई लोगों पर दबंगई और बेटी के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। तो जो ने झूठा मुकदमा घेर दिया ने मेरे लड़के के नाम। पहले मेरे घर में आके ने मारपीट छेड़ाछाड़ी करी थी। लड़की गूंगी है, मेरी जमान है, टिकली हवेली एक हिंदुओं की है। इन्होंने मेरा रहना भारी कर रखा, हाथ जोड़ के विनती। ABP गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। मनोज राजू पर छिड़काने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है, इसकी जांच की जा रही है। जहाँ तक पलायन का सवाल है, ऐसी कोई बात गाँव में नहीं है, तो बात सुनने नहीं है। हालांकि अभी भी पुलिस पलायन की घटना से साफ इनकार कर रही है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद अभी थमा नहीं कि अब अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों में ट्विटर वॉर छिड़ गया। ओलंपियन साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के सनसनीखेज आरोपों पर भाजपा नेता और अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बबीता फोगाट ने पलटवार किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी सफाई देते हुए एक बार फिर से पहलवानों को कांग्रेस के इशारे पर आंदोलन करने का आरोप लगाया। बबीता फोगाट के इस ट्वीट के बाद साक्षी ने फिर जवाब दिया। उन्होंने अपने आरोपों को तंज कसना बताया और ये भी कहा स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। बबीता ने ट्वीट करके न सिर्फ पल्ला झाड़ा, बल्कि शायराना अंदाज में साक्षी पर गलत बयानी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की कठपुतली बन जाने का भी आरोप लगाया। दरअसल ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने 17 जून को एक वीडियो ट्वीट किया। बताया कि धरना प्रदर्शन की मंजूरी बबीता फोगाट और भाजपा नेता तीर्थ राणा ने ली थी। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी, वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया। साक्षी मलिक के ट्वीट पर भाजपा नेता तीर्थ राणा ने भी अपनी सफाई दी। बताया कि वो खिलाड़ियों से नहीं मिले, बल्कि खिलाड़ी उनसे मिलने आए थे। तो भाई हमने उनसे बात करवाना चाहा और बात करवाई भी, ऐसी कोई बात नहीं, बात करवाई, मैंने करवाई। धरने पर बिठाने का नाम नहीं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पहलवान आपसे मिले थे या पहलवान? बिल्कुल पहलवान मेरे से मिले थे और पहलवानों ने बताया, खिलाड़ियों ने बताया कि भाई इस तरह से शोषण हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो हमने बताया हम अपनी बहन बेटियों के साथ हैं। 17 जून को वीडियो पोस्ट कर साफ करने की कोशिश की कि उनका आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ है। फिरोजाबाद दौरे पर अखिलेश यादव ने पूर्व MLC के पिता को दी श्रद्धांजलि। उदयवीर सिंह के परिजनों से भी हुई मुलाकात।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश पर दिया बड़ा बयान, कहा दोबारा जन्म लेने पर भी नहीं कर सकते भाजपा का सामना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से किया संवाद, कहा इरादा नेक हो तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया इमरजेंसी का जिक्र, कहा इमरजेंसी इतिहास का काला अध्याय, लोकतंत्र के रखवालों को दी गई यातनाएं। पीएम ने जल संरक्षण पर काम कर रहे बांदा और हापुड़ के लोगों की जमकर तारीफ की, टीबी से लड़ने में मददगार नैनीताल के धीकर सिंह मेवाड़ी की भी पीएम मोदी ने की चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी मन की बात, सीएम ने अपने सरकारी आवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। यूपी सरकार की तबादला नीति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेसिक स्कूलों में तबादला नीति को हाईकोर्ट ने वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यापक अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज, विजिलेंस विभाग ने आय से ज्यादा संपत्ति का केस दर्ज किया। कानपुर में नगर निगम और सपा विधायक के बीच तल्खी जारी, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने स्विमिंग पूल न शुरू होने के लगाए पोस्टर्स, लिखा कि बेशर्म बेहया निर्लज कौन, लोकार्पण के बाद अब तक शुरू नहीं हो पाया है स्विमिंग पूल। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, शूटर विजय यादव को हत्या के लिए एडवांस मिले थे 5 लाख रुपए, अनजान शख्स ने लखनऊ में विजय को दी थी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, कानपुर में कांग्रेस ने मंडल स्तर पर किया जातीय सम्मेलन। श्रावस्ती में जिलाधिकारी ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, खामियां मिलने पर डॉक्टर्स को लगाई फटकार। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई, 438 बीघा जमीन मुनादी करवाकर कुर्क की। कौशाम्बी में मछली पालन के लिए खोदे गए तालाब में डूबी 2 बच्चियां, एक बच्ची को ग्रामीणों ने बचाया। सीतापुर में गिट्टी लदा डंपर अनियंत्रित होकर रोड पार करके मंदिर की दीवार से टकराया, हादसे में एक बाइक में लगी आग, एक युवक हादसे में। फिरोजाबाद में माधव रेडियो की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हाई टेंशन तार के टूटने की वजह से आग। बिजनौर में एसबीआई बैंक में आग लगने से कीमती सामान जलकर खाक, आग लगने के कारणों की जांच जारी। कानपुर में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, पानी भरने के दौरान करंट की चपेट में आया था बुजुर्ग। झांसी में 3 दिन पहले हुई रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की हत्या का खुलासा, पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में हुई बुजुर्ग की हत्या। लखनऊ के पीजीआई के वृंदावन कॉलोनी में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा, पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड हत्यारे भाइयों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए की अफीम के साथ तस्करों को पकड़ा, तस्करों के पास से भारी मात्रा में कैश, बाइक और मोबाइल बरामद। लखनऊ के गोमती नगर में 12वीं के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, दोस्त के घर पर पार्टी करने के लिए गया था आकाश। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया। बरेली में ससुराल वालों ने महिला और उसके 4 बच्चों को घर से निकाला, मारपीट का आरोप, 5 लाख रुपए और कार मांगने का भी आरोप। अमरोहा के बीलना गांव में एक महिला ने घर के बाहर लगाए पलायन के पोस्टर्स, गांव के कुछ लोगों पर छेड़छाड़ और दबंगई करने का आरोप भी लगा। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, इस मामले में पुलिस ने साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर से 9 लोगों को पकड़ा, 2 महिलाएं 7 पुरुष शामिल, आपत्तिजनक सामान भी काफी संख्या में बरामद किया। गाजियाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने 95 पेटी आम की लूटी, पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। कुशीनगर में नेपाल के रहने वाले राजमन उर्फ राजू चौहान के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगी, राजमन उर्फ राजू चौहान घायल, महराजगंज के थाने में राजू चौहान पर दर्ज है कई केस। कानपुर में बिजली चोरी और सीना जोरी करने वालों पर एफआईआर, ड्रोन की निगरानी से घबराए कटियाबाजों ने ड्रोन तोड़ने की कोशिश की। जालौन में 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 351 अंग्रेजी शराब की पेटियां पुलिस ने बरामद की। एमपी बॉर्डर के कैलिया थाना क्षेत्र में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर की मुश्किलें बढ़ी, अनवर फर्जी दस्तावेज लगातार सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है, पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार करके भेजा। लखनऊ दौरे के अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ढे फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए, सिविल सर्विसेज में चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में भी शिरकत। अमेठी में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अखिलेश यादव सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। लखनऊ में ढे फाउंडेशन की तरफ से ढे समाज उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। उन्नाव में जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद के लिए हुए नामांकन, 22 जून को होना है जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव। मऊ में बापू मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित, डिप्टी सीएम की सभा में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने बस्ती में सुनी पीएम के मन की बात, इस दौरान मंत्री ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की जगह पर पीतल की परत लगाए जाने के मामले पर दिया बयान, कहा पूरे मामले की जांच कराएगी सरकार। जोशीमठ के बद्रीनाथ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का पर्यटन विभाग ने लिया जायजा, बद्रीनाथ धाम और दिव्य बनाने के लिए पुनर्निर्माण का काम तेजी से जारी।
काशीपुर में आम के बाग में मृत बंदर मिलने से मचा हड़कंप। बंदरों के शवों को देखकर मचा हड़कंप। पुलिस ने बंदरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ITI थाना अंतर्गत ग्राम जैतपुर का मामला। जोशीमठ में हेमकुंड यात्रा में दिख रहा श्रद्धालुओं का उत्साह। दिव्यांग श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जोशीमठ में स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत व्यापारी स्वच्छता समितियों ने निकाली जागरूकता रैली। रैली में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के लोग हुए शामिल। हरिद्वार में उमड़ी भीड़ ने यातायात को किया प्रभावित। जाम से निपटने के लिए पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। कोटद्वार नगर में हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक रितु खंडूरी के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तराखंड में गेमिंग ऐप के जरिए चल रहा धर्मांतरण का खेल। देहरादून के डोईवाला से जुड़ा गेमिंग ऐप की साजिश का कनेक्शन। उत्तराखंड में बाघों की हो रही मौतों की वजह से विभाग पर उठने लगे सवाल। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए मामले की बैठाई जांच। हरिद्वार में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर होने वाली महापंचायत कैंसिल। बारिश के चलते किसान नेताओं ने लिया महापंचायत को कैंसिल करने का फैसला। पौड़ी में सरकारी कार्यक्रम में नदारद रहे उप शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने BEO का वेतन रोकने के साथ ही प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड किया। रामनगर पहुंचने पर सांसद तीरथ सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सांसद ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। देहरादून में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए CM धामी। श्रमदान कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का लिया जायजा। स्वच्छता कार्यक्रम में CM धामी को किया गया सम्मानित। CM को सम्मान में दिया गया खूबसूरत। स्वच्छता अभियान में CM धामी ने सड़क पर लगाई झाड़ू। गांधी पार्क से पंडित दीनदयाल पार्क तक की साफ सफाई। कर्णप्रयाग में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया जा रहा स्वच्छता का संदेश। हाईकोर्ट के आदेश पर विभिन्न विभागों और नगरपालिका की तरफ से चलाया जा रहा है सफाई अभियान। काशीपुर में कई जगहों पर चलाया गया जागरूकता और स्वच्छता अभियान। कोर्ट परिसर में ADJ रितेश श्रीवास्तव ने दिलाई लोगों को स्वच्छता की शपथ। हल्द्वानी शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अल्मोड़ा में भी चलाया गया स्वच्छता अभियान। अभियान में जिला जज कौशल किशोर, जिला प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने स्वच्छता की शपथ ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।